नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ बाप का बलिदान। बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर की थाली को भी नहीं छीनते, मैं तो फिर भी तेरी माँ हूं। बेटा, क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तू समय आने पर अपने ही माँ बाप को जाहिल गवार कहकर अपमानित करे? बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहू से कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चल या फिर बुखार की टेबलेट ही लाकर दे दे, लेकिन उसने ना ही टेबलेट लाकर दी और ना ही मुझे खाना दिया। इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बेटा। और आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठी ही थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझे क्या कह दिया जो तू मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, ये खाना भी तो मैंने खुद ही निकाला है, और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो है। अगर थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर, कहती हुई रेणुका जी अपने बेटे विशाल से गिड़गिड़ा रही थी। अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। इसी समय रेणुका जी की पड़ोसन सुनैना जी, जो उनकी अच्छी सहेली थीं, उनकी आवाज़ सुनकर उनके घर पहुंची। वह देखती हैं कि विशाल भोजन की थाली लेकर खड़ा है और रेणुका जी झूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही हैं। विशाल ने यह देखकर कि पड़ोसन के सामने बात बिगड़ सकती है, थाली अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ, आपने सब्जी और मंगाई थी, यह लो, मैं सब्जी ले आया हूं। और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? इसके बाद उसने सुनैना जी को बैठने के लिए कहा और खुद अपने कमरे में चला गया। दरअसल सुनैना जी की आदत थी कि वह किसी के घर की बात को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचा देती थीं, और रेणुका जी के घर की तो वह एक एक बात जानती थीं। उनका मकसद अपनी सहेली को बचाना भी था, इसलिए जब भी उन्हें लगता कि रेणुका जी के बेटे बहू उनके साथ गलत कर रहे हैं, वह बिना किसी वजह के तुरंत उनके घर पहुंच जाती थीं, ताकि वहां के हालात पर नजर रख सकें और रेणुका जी के बेटे बहू उन पर कोई दबाव न बना सकें। दरअसल रेणुका जी को विशाल ने अपनी पत्नी की डिलीवरी बाद ही मदद के लिए अपने पास शहर बुला लिया था, अपनी पत्नी की सेवा के लिए, और उसके पिता गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखते थे। रेणुका जी के पति मनोहर सिंह जी का एक फलों का बगीचा था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाए जाते थे। उससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। मनोहर सिंह जी जितना भी पैसा कमाते, विशाल समय समय पर अपने खर्चे गिनवाकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। मनोहर सिंह जी भी बेटे के मोह में आकर उसे समय समय पर पैसे देते रहते थे, लेकिन बेटे को न ही अपने पिता की मेहनत की कोई कदर थी और न ही अपनी माँ की मेहनत की कदर थी। उसे लगता यह तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और रेणुका जी की बहू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय रेणुका जी दीपक जला रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया है, इसलिए इसका नाम दीप रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद रेणुका जी की बहू प्रिया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में रेणुका जी ने घर में रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीपक जलाए। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दीपावली मनाई जा रही हो। प्रिया ने जब देखा चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं, आंगन में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई है, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, रेणुका जी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब रेणुका जी ने प्रिया से पूछा, बहू, यह सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें कैसा लगा? तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज्यादा अच्छे से होता है। रेणुका जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मूर्छा सा गया, लेकिन वे उस समय कुछ भी नहीं कह पाई और चुपचाप वहां से चली गई। तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइए, आज घर का खाना भरपेट खाऊंगी। रेणुका जी बोली, बहू, छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज्यादा छटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता।
लेकिन प्रिया रेणुका जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वह तो उन्हें गांव की गंवार समझती थी और खुद को नए जमाने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की। इसलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी, ये सब पुरानी बातें हैं। आप लोगों के ज़माने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ तो रहा नहीं होगा, तो कहाँ से खाते ऐसा स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फ़ोन लगाकर बता दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। रेणुका जी विशाल के गुस्से को जानती थी और प्रिया के बारे में भी जानती थी। वह एक बात को बड़ा चढ़ाकर बताती है और विशाल बिना सच जाने उन पर भड़क उठता है। उस दिन भी उसने पत्नी के भड़काने पर अपनी माँ की खाना खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसीलिए रेणुका जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार यह लोग खुद ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने प्रिया के लिए मसालेदार छटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा छटपटा खाना मिलने से उस दिन प्रिया ने पेट भर खाना खाया और उंगलियां चाटते रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज्यादा खा लिया है कि अब पेट में जगह ही नहीं है। रेणुका जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभकारी होता है। लेकिन भगवान, आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो। ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं। रेणुका जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थीं। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 1 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। प्रिया के पेट में भी जलन होने लगी। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। प्रिया को भी लूज मोशन शुरू हो गए। अब प्रिया को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वह अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं? जो अभी मेरी डिलीवरी हुई थी, ठीक दिन भी नहीं हुए और मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे ऐसे खाने के लिए जिद की थी, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ हैं आप? कहते हुए उसने अपने पति विशाल को भी अपनी सास के खिलाफ भड़काया। तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी है, उनका फर्ज बनता था हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गवार ही है। इन्हें कल ही गांव भेज दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गवार औरत मेरे घर में। पता नहीं, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यह उसे अपने जैसे ही गांव की भाषा और गवार जैसा ज्ञान देगी। सुबह होते ही जैसे ही विशाल ने अपने पापा मनोहर सिंह जी को अपने दरवाजे पर देखा, जो ढेर सारा राशन और फल लेकर आए थे, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, देखिए ना, पापा तो हम सभी से, खासकर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थीं गांव जाने की। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। मनोहर सिंह जी को देखकर रेणुका जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मनोहर सिंह जी ने उनके आंसू देख लिए थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। रेणुका जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रखा। फिर रसोई में सबके लिए खाना बनाने लग गई। रेणुका जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने गरजते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि डिलीवरी के बाद नहीं जानती क्या माँ को क्या खाना चाहिए? आपको नहीं मालूम क्या? रेणुका जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि पहले वह हमेशा अपनी बहू के लिए सादा खाना बनाती थी। अब बहू ही उनसे कहती थी, मम्मी जी, मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइए, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी रेणुका जी करे भी तो क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मनोहर सिंह जी ने रेणुका जी को आवाज लगाई और कहा, रेणुका, 1 गिलास पानी तो लेकर आना। रेणुका जी ने 1 गिलास पानी ट्रे में लिया और मनोहर सिंह जी के पास गई। उनकी नजरें झुकी हुई थीं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मनोहर सिंह जी से नजरें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। मनोहर सिंह जी ने उन्हें अपने पास बैठते हुए कहा, रेणुका, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? रेणुका, क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों दिख रहा है? रेणुका जी ने मनोहर सिंह जी के ऐसे अपनेपन भरे सवालों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी।
उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका हमदर्द और उनकी तकलीफ बांटने वाला आ गया है। कोई तो उनका सहारा है, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी ही बनाकर रख दिया था। मनोहर सिंह जी ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, रेणुका, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा, मुझे बिना डर के बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद रेणुका जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वह तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहकर रेणुका जी वहां से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा विशाल भी उन्हीं के पास था और उन्हें घूर घूर कर देख रहा था, और बहू भी रसोई से उन्हें इशारे से आंखें दिखाकर चमका रही थी कि वे उन्हें कुछ भी ना बताएं। लेकिन मनोहर सिंह जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे समझ रहे थे कि रेणुका जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और बैठते हुए बोले, नहीं रेणुका, तुम कितना भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? मनोहर सिंह जी के इतना कहते ही रेणुका जी ने वह सारी बातें बता दी जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। हम गांव में रहते हैं जरूर, लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगले में रहते हो, यह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गमवार माँ बाप की पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गमवार माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर आ रही थी, तब इसके पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। यह तो मानो खुशी से बावरी हो गई थी। इसलिए तो आस पड़ोस और पूरे गांव भर में अपने हाथों से बनाए मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया है, और इसके घर आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजने वाली हैं। जो भी मिलता, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो या छोटे, सभी से यही कहती फिरती कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आए और मेरा बेटा दिन दुने रात चौगुना तरक्की करे। लेकिन यह अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ कहे ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो रेणुका, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूं, इसलिए बेटे के मुंह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर लाया था कि शायद मेरे बच्चों को इसकी जरूरत होगी। लेकिन मैं गलत था। यह लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, ये लोग तो अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर ये लोग खेती बाड़ी, गोबर कचरा तो कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा ही जानते हैं, इसलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गंवार नाहक ही यह सोच बैठा कि गांव के ताज़े फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएंगी। यही सोचकर यहाँ ले आया। माफ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर मनोहर सिंह जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। तब विशाल दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी प्रिया अपने ससुर जी से माफी मांगने लगी। तब मनोहर सिंह जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उससे माफी मांगना छोड़कर मुझसे माफी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफी मांगना ही है तो रेणुका जी से माफी मांगो। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू रेणुका जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। रेणुका जी एकदम सरल हृदय की थीं। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज रह सकती है भला। कहकर उन्होंने दोनों के सर पर हाथ फेरा और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। प्रिया अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला धधक रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब वह अपनी सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उसे उस दिन भर बेचैनी लगी रही, क्योंकि विशाल तो खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया था और रेणुका जी ने खाना बनाकर सभी को खिला दिया और खुद खाना खाकर आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो रेणुका जी ने देखा कि प्रिया रसोई में सबके लिए चाय बना रही है, तो उन्होंने कहा, बहू, अभी मैं जब तक हूं
तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई? मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। प्रिया थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। रेणुका जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज्यादा ताकत भी तो नहीं लगती, खड़े खड़े चाय ही तो बनानी है। इसलिए वे मनोहर सिंह जी के पास सोफे पर जाकर बैठ गईं। मनोहर सिंह जी ने रेणुका जी से कहा, रेणुका, थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लग रही है। रेणुका जी जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थीं, उन्होंने देखा कि बहू चाय के कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे पानी लेकर चली गईं। मनोहर सिंह जी को पानी देते हुए रेणुका जी ने देखा कि प्रिया चाय और बिस्किट लेकर आई। दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। विशाल जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लेटे हुए देखा। वह दंग रह गया। उसने प्रिया से उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता ये लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। विशाल ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वे वहां भी सोते ही रहे। अब प्रिया ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह विशाल के कान भरती ही जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया हमारे कोई काम के नहीं रह गए। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, उससे कहीं कम खर्च में काम वाली बाई काम करके अपने घर चली जाएगी, और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझसे यह दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वह अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वह तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो यह बुढ़ा भी आ गया, और कल की बात के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते, नहीं तो ये हमें इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, ये तो हमें सोचना होगा ना। इनका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा, समझते हैं। तभी तो मैं इनको गवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तभी विशाल बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर तक सोचने के बाद प्रिया ने कहा, हम इन बुढ़ा बुढ़िया को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह ही सकते हैं, है ना। ये बात रेणुका जी ने अपने कानों से सुन ली, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था और प्यास लगने पर वह पानी लेने रसोई में जा रही थीं। दोनों बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर तो मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वे बिना पानी लिए ही वापस अपने कमरे में लौट आईं और पलंग पर बैठकर जोर जोर से रोने लगीं। इसी दौरान मनोहर सिंह जी को भी होश आ गया। उन्होंने रेणुका जी को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ रेणुका, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें क्या हो गया। रेणुका जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। मनोहर सिंह जी ने उनकी पीठ को सहलाया और थोड़ी देर बाद वह शांत हुई। फिर उन्होंने मनोहर सिंह जी से कहा, जब मैं पानी लेने रसोई में जा रही थी तो मैंने दोनों बेटों और बहू को यह कहते सुना कि वे हमें इस दुनिया से चले जाने के लिए कह देंगे। उधर जब विशाल ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह सन्न रह गया। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें खोलकर उसे देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो विशाल, तुम इन बुढ़ा बुढ़िया के इकलौते संतान हो। ये लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके लिए दवाई गोली से लेकर इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। अब आप खुद ही सोच लो, इनका क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा ही खत्म कर देना है या जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। विशाल प्रिया से गुस्से में बोला, प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि उन्हें गांव भेज सकता हूं। विशाल ने जो बात कही उस बात को रेणुका जी ने नहीं सुना। प्रिया की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भ्रम पाले वह वहां से चली गई। अब मनोहर सिंह जी ने सोचा, क्यों ना बेटे बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी इनके पास वापस नहीं आएंगे।
यह सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गए। रेणुका जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसलिए वे दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाजा लगाकर ही आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। वह उसी शहर में रहता है और अब वह अपने घर जा रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। मनोहर सिंह जी और रेणुका जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया है, क्योंकि उस ऑटो वाले को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया था। वह अपनी बेटी के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ नहीं कर पाया और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था आपने मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह ऑटो वाला वहां से चला गया। मनोहर सिंह जी बोले, देखो रेणुका, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना भी कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की जान भी बच सकती है। वे दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। विशाल ने देखा, मम्मी आज अभी तक नहीं उठी, ना ही पापा उठे हैं। तो वह उनके कमरे में गया, यह देखने कि अभी तक दोनों क्या कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों वहां से गायब थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए। उसने प्रिया को जाकर बताया तो प्रिया तो मन ही मन खुश हुई। चलो, दोनों बुढ़ा बुढ़िया से बिना कुछ कहे ही छुटकारा मिल गया। लेकिन विशाल ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तब उसकी जान में जान आई और प्रिया ने जब यह समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद प्रिया विशाल के साथ अपनी सास ससुर के गांव गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। आपके वापस आ जाने से तो मैं दीपक की प्रार्थना भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। मनोहर सिंह जी थोड़े व्यवहारिक आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमारी खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम जोर शोर से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वही रेणुका जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसलिए बार बार मनोहर सिंह जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। मनोहर सिंह जी ने सोचा, रेणुका की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया। अब तो प्रिया को मुफ्त की नौकरानी मिल गई। प्रिया रेणुका जी की इतनी तारीफ करती कि वह उनकी तारीफ करते करते सारा काम करवा लेती। रेणुका जी भी खुशी खुशी उसका काम यह सोचकर कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू हैं, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे। प्रिया रेणुका जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रही और रेणुका जी अपने पति मनोहर सिंह जी से कहकर पैसे मंगवाती रही। जब तक मनोहर सिंह जी पैसे भेजते रहे तब तक तो प्रिया ने रेणुका जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े मनोहर सिंह जी के पैर के नीचे एक पका हुआ फल आ गया, जिससे फिसल कर वह गिर पड़े और उनकी कमर और घुटने की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो प्रिया को लगा उसके घर में आपत्ति आ गई। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह रेणुका जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ तो रेणुका जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थीं और दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से परेशान थीं। इसलिए न चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाया करती थीं, जिसका प्रिया भरपूर फायदा उठाती। प्रिया विशाल के सामने रेणुका जी की गलतियां गिना देती, जिससे वह भी अपनी मां को खरी खोटी सुना दिया करता। क्योंकि वह एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ मां की छोटी छोटी गलतियों पर, जिसे प्रिया और भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता देती और घर में हंगामा करती रहती। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद मनोहर सिंह जी की छुट्टी कर दी गई। अब हर 4-8 दिनों के बाद मनोहर सिंह जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिससे डॉक्टर की फीस, दवाई खर्च के साथ साथ
अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, जो प्रिया को बहुत अखरता था। कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर का खाना पीना किया, लेकिन धीरे धीरे ना तो वह घर के कोई काम करती थी और ना ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जैसे ही विशाल अपने ऑफिस जाता तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहकर उनके पीछे पड़ जाती। उसका बेटा दीप यह सब सुनता तो वह भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा था और उसे जैसे ही मौका मिलता अपने दादा दादी के पास जाकर दुबक जाता। लेकिन प्रिया की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती वह अपने सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाती और दीप को भी गुस्से में आकर मार देती। उसे सख्त हिदायत देती कि वह उनके पास कभी न जाए। एक दिन रेणुका जी ने अपने पति मनोहर सिंह जी को अस्पताल लेकर गई थीं। प्रिया ने अपने कीमती जेवर उनके बैग में रख दिए और शाम को विशाल से कहा कि उसकी एक सहेली के पार्टी में जाना है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी में विशाल के सामने गहने ढूंढे तो उसे नहीं मिले। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वह सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखे? विशाल उसे मना करता रहा कि वह उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे रेणुका जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उनके बैग से कपड़े निकालकर बाहर फेंके तो कपड़ों के साथ साथ गहने भी गिर गए। फिर तो प्रिया आग की तरह अपनी सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका नहीं दिया। जब विशाल ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वह भी अपनी मम्मी से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। प्रिया ने कुछ दिन पहले ही मनोहर सिंह जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और जमीन के पेपर में साइन करवा लिए थे, जो अब उसके नाम पर हो गए था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब विशाल ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तब उसने कहा, आप लोग भूलकर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है। अब मनोहर सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। फिर भी जब बेटे ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। तभी वे एक होटल के पास जाकर रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वाले की कमी है। तभी रेणुका जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब, आप बुरा ना माने तो क्या हमें काम मिल सकता है? होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए, क्या काम करेंगे? फिर रेणुका जी बोली, भाई साहब, अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक हमें रख लीजिए, फिर चाहे निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वाले की जरूरत थी, इसलिए उसने उन्हें काम पर रख लिया। मनोहर सिंह जी व्यापारी आदमी थे, इसलिए उन्हें बैठे बैठे अकाउंट का काम दे दिया गया। रेणुका जी को खाना बहुत अच्छा आता था, इसलिए वह रसोई में चली गई। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके रहते उस होटल के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट ले लिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत चलने लगा। उस रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि से ही मनोहर सिंह जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों ना हम शहर के दूसरे छोर पर, जहां ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, वहां एक रेस्टोरेंट खोल दें ताकि वहां भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मालिक बहुत ही नेक दिल था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं की, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। यह तुम्हारा बड़प्पन है। इसलिए मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहता हूं कि वह रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन तुम्हारे नाम का और तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलेगा, जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और उस मालिक ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। देखते ही देखते मनोहर सिंह जी और रेणुका जी का अपना रेस्टोरेंट खुल गया। जब उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था तब विशाल और प्रिया भी आए थे, क्योंकि विशाल उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अनाउंस हुआ तो विशाल और प्रिया को धक्का सा लगा, कहीं उसके पापा ही तो नहीं। फिर उन्हें लगा, अरे इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी मनोहर सिंह जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में मनोहर सिंह जी और उनके पीछे रेणुका जी थीं। जब मनोहर सिंह जी ने रेस्टोरेंट का फीता काटा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया।
तो उन्होंने बताया, हमारी सफलता का श्रेय हमारे मालिक को जाता है, जिनका एक छोटा सा होटल था जिसमें हम नौकर थे और हमने वहां पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमारे जीवन में भी आए। हमने कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर से उधार मांगकर खाया और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पर हमने पूरा विश्वास किया था, उन्होंने हमें चोर साबित कर दिया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना, हाथ का धन कोई भी चुरा सकता है, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है। मनोहर सिंह जी के इतना कहते ही पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। वही विशाल और प्रिया की नजरें शर्म से झुक गईं। दूसरे दिन सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब सीधे मनोहर सिंह जी के कैबिनेट गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे अरे, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर के कैबिनेट में जा रहे हैं। तब विशाल ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। अगर मैंने सर से शिकायत कर दी ना तो तुम्हारी अभी के अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिए, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूं, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। विशाल को मजबूरी में बाहर खड़ा रहना पड़ा। गार्ड अंदर जाकर जब मनोहर सिंह जी से परमिशन लेने गया तो मनोहर सिंह जी ने कह दिया, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। मनोहर सिंह जी विशाल से मिले ही नहीं। विशाल मनोहर सिंह जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतजार करता रहा। जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था वह काम नहीं किया, इसलिए उसे दूसरे दिन ही नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब विशाल के हाथ से नौकरी भी चली गई और मनोहर सिंह जी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। वह बहुत ही परेशान हो रहा था। प्रिया ने सोचा, मनोहर सिंह जी का गांव वाला घर और खेत बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। इस सोच के साथ वह एक दलाल से संपर्क करने गई, लेकिन उसे पता चला कि किसी दलाल ने पहले ही दवाई के बिल पर साइन करवाकर उस संपत्ति को हड़प लिया था। अब प्रिया को एक भी रुपया नहीं मिला। इस बीच विशाल भी परेशान था और प्रिया भी चिंतित थी। दीप की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना घर भी बेच डाला, जिसमें वे लोग वर्तमान में रह रहे थे। अब विशाल और प्रिया दोनों ही दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दीनहीन हालत देखकर दीप को वह सारी घटना याद आ जाती थी, जब उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज उसी भोजन के लिए वह कितना तड़पती है। मनोहर सिंह जी इतने उदार दिल थे कि उन्हें अपना वह दिन रोज ही याद आ जाता था, जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांगकर खाया था। उन्होंने रेणुका जी को अपना विचार बताया, क्यों ना हम शाम को सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचेगा उसे गरीबों में बांट दिया करें। रेणुका जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब रेणुका जी और मनोहर सिंह जी रोज ही शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। प्रिया को तब अपनी गलती का एहसास होता कि वास्तव में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रेणुका जी रोज ही अपने बेटे बहू को भिखारियों की तरह खाना देती थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रह जाएं, क्योंकि प्रिया ने एक बार नहीं दो बार उन्हें जलील करके घर से निकाला था। इसलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।